ये जो सीआरपीसी हायरार्की ऑफ कोर्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था, जो सीआरपीसी पारित की गई थी 1973 में, तो 1973 की सीआरपीसी ने कुछ चेंजेस कर दिए थे, कुछ चेंजेस किए। किसमें चेंजेस किए? पूर्ववर्ती सीआरपीसी और वर्तमान सीआरपीसी, यानी कि शासन व्यवस्था में कुछ परिवर्तन किए। 4-5-6 पॉइंट हैं, वो फटाफट नोट करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ें। 1973 के संशोधन से परिवर्तन, चेंजेस फ्रॉम द अमेंडमेंट ऑफ 1973। 1973 के संशोधन से परिवर्तन। सबसे पहला परिवर्तन हुआ था पृथक्करण। किसका? सेपरेशन। किसका? न्यायपालिका और कार्यपालिका का। ठीक है ना? तो हम लोग सेपरेशन थ्योरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं। ठीक है ना? शक्तियों का विभाजन, शासन की जो शक्तियां हैं उनको अलग अलग कर दिया जाना चाहिए। तो इस एक्ट ने पहला काम यही किया था, संविधान के इस सिद्धांत को फॉलो किया कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का सेपरेशन कर दिया था। इससे पहले 1973 से पहले का जो सीआरपीसी थी उसमें न्यायिक कृत्य एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास भी हुआ करते थे, यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का जो कोर्ट था वो ट्रायल कोर्ट भी हुआ करता था, क्रिमिनल मैटर्स में ट्रायल भी किया करता था। ठीक, इस एक्ट ने क्या किया कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ट्रायल कोर्ट से बाहर कर दिया, उनको सिर्फ प्रशासनिक कृत्यों तक सीमित रखा और जुडिशियल फंक्शंस जितने भी हैं वो सब जुडिशियल फंक्शन किसको दे दिए? जेएम को, न्यायिक मजिस्ट्रेट को। ठीक है ना? तो इस प्रकार से न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण हो गया। और इसी से ध्यान रखिएगा कि पहले जो मजिस्ट्रेट हुआ करता था उसे मुंसिफ बोलते थे, उसके पास पावर्स बहुत कम थे। इस एक्ट के पारित होने के बाद मजिस्ट्रेट को पावर्स बहुत ज्यादा मिल गए। ठीक है ना? यानी कि एक तरीके से जो क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन का पावर किसके पास आ गया? जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास। आज की डेट में जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है उसके अंडर में 1, 2, 3, 4 जो व्हाटएवर, ठीक है ना, पुलिस स्टेशन हुआ करते हैं और उस पुलिस स्टेशन पर उसको जुरिस्डिक्शन होता है। और जब पुलिस स्टेशन उसके अंडर में है तो वहां पर जो भी एफआईआर आती है, जो भी एफआईआर होती है उसकी सूचना उसी मजिस्ट्रेट के कार्यालय में पहुंचती है कि ये एफआईआर हुई है। ठीक है, आप वहां से कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ऑफिसर को हेल्प करता है। मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ऑफिसर के फंक्शंस पर नजर रखता है कि वो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो रहा है या इम्प्रॉपर हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर कोई प्रोसेस इशू करवाना है पुलिस ऑफिसर को तो इसके लिए वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अप्रोच करता है आज की डेट में। पहले ये सारे कृत्य किसके पास थे? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास थे। आज ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से खत्म करके किसके पास आ चुके हैं? जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास। तो क्या किया है इस एक्ट ने? सबसे पहला कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव या सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी। ठीक है ना? तो न्यायपालिका का सेपरेशन। ठीक है ना? दूसरा क्या किया? जुडिशियल मजिस्ट्रेट के का जो पद था उसको दो वर्गों में डिवाइड कर दिया। इससे पहले ये दो वर्ग, जेएम सेकंड और जेएम का पद दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, जिसको हम जेएम फर्स्ट क्लास और जेएम सेकंड क्लास कहते हैं। इससे पहले दो नहीं बल्कि 3 वर्ग हुआ करते थे। 3 वर्ग से 2 वर्ग, एक मुंसिफ हुआ करते थे, 2 वर्ग में डिवाइड कर दिए। इसके बाद रिजु और तर्क संगत विचारण प्रक्रिया की स्थापना की। रिजु और तर्क संगत यानी कि फेयर एंड रीजनेबल ट्रायल सिस्टम, ट्रायल प्रोसेस, फेयर एंड रीजनेबल ट्रायल प्रोसेस स्थापित किया। टू एस्टैब्लिश द फेयर एंड रीजनेबल ट्रायल प्रोसेस, रिजु और तर्कसंगत विचारण प्रक्रिया की स्थापना की। ठीक है ना? अब विचारण प्रक्रिया जो आप पढ़ते हैं वो आपको हर जगह उसमें जस्ट फेयर के आपको प्रोविजन से प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है? नेक्स्ट, विचारण प्रक्रिया थी उसका विभाजन किया गया। ट्रायल प्रोसीजर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, बेसिक 2 पार्ट्स। ठीक है ना? क्या किया गया? सम्मन ट्रायल और वारंट ट्रायल। 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया, सम्मन ट्रायल और वारंट ट्रायल। ठीक है ना? क्यों डिवाइड किया गया? सोचने का विषय है। टू प्रोवाइड द स्पीडी जस्टिस। ठीक है ना?
अब सोचिए इससे स्पीडी जस्टिस क्यों मिल रहा है? पहले क्या था कि ट्रायल एक ही तरीके से होता था, चाहे वो सम्मन हो या चाहे ये वो वाला हो, तो उससे होता क्या था कि जो विचारण की प्रक्रिया थी वो लंबी थी, तो छोटे मामले होते थे वो भी बहुत देर में सॉल्व होते थे। अभी क्या है कि मामले छोटे हैं, सिविल नेचर के मामले हैं, तो वो स्पीडी सॉल्व हो जाते हैं प्रक्रिया को चेंज करके, ठीक है ना। जब हम लोग विचारण की प्रक्रिया पढ़ेंगे तो वारंट ट्रायल की प्रक्रिया और सम्मन ट्रायल की प्रक्रिया में बहुत मेजर डिफरेंसेस होंगे। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि व्हाट आर द डिफरेंस इन बिटवीन सम्मन ट्रायल एंड वारंट ट्रायल, ठीक है ना। तो इनमें अंतर है, तो अंतर क्या है? यही अंतर किया गया है कि जबरदस्ती लेंथी प्रक्रिया नहीं बनाई गई है। वारंट ट्रायल में जो मामले आते हैं वो गंभीर प्रकृति के होते हैं, और गंभीर प्रकृति के मामलों में बहुत ही सावधानी पूर्वक विचार होना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा लेंथी प्रक्रिया है। वारंट ट्रायल को भी अंदर जब हम लोग पढ़ेंगे तो और इसका डिवीजन कर दिया गया, पहले भी सेशन ट्रायल अलग था और डिवीजन कर दिया गया। सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल में सेशन ट्रायल, मजिस्ट्रेट ट्रायल। मजिस्ट्रेट ट्रायल अगेन डिवाइड किया गया दो पार्ट में, द ट्रायल ऑन पुलिस रिपोर्ट और ट्रायल ऑन कंप्लेंट या अदर देन पुलिस रिपोर्ट। अदर देन पुलिस रिपोर्ट ट्रायल थोड़ा सा कंपैरेटिवली शॉर्ट होता है। उसका कारण क्या होता है कि जो अदर देन पुलिस रिपोर्ट ट्रायल होता है उसमें पहले ही दिन से मजिस्ट्रेट की उपस्थिति होती है, और पुलिस रिपोर्ट वाले ट्रायल में पहले दिन से मजिस्ट्रेट की उपस्थिति नहीं होती। मजिस्ट्रेट का वास्तविक कार्य तब शुरू होता है जब चार्जशीट आ जाती है, राइट। तो दैट्स वाई ये प्रक्रिया थोड़ी सी और स्थापित ऐसे की गई है ताकि तेजी से न्याय हो सके, ठीक। अब मैं बार बार कह रहा हूं टू प्रोवाइड स्पीडी जस्टिस, तो इसका जो उद्देश्य क्या रहा होगा? स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड करना। इसका जो लक्ष्य रहा होगा वो स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड करना, शीघ्र विचारण प्रक्रिया की स्थापना। इस एक्ट ने क्या किया? शीघ्र विचारण प्रक्रिया की स्थापना की, ठीक है ना। और क्या किया? रिवीजनल पावर कोर्ट ऑफ सेशन को दे दी गई। अब प्रत्येक मामले के लिए हाईकोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। रिवीजनल पावर किसको मिल गई? कोर्ट ऑफ सेशन। पुनरीक्षण की अधिकारता कोर्ट ऑफ सेशन को मिल गई। इससे पहले रिवीजनल जुरिस्डिक्शन कोर्ट ऑफ सेशन के पास नहीं हुआ करता था, अतः मजिस्ट्रेट के मामले में भी अगर रिवीजन होना था तो आपको हाई कोर्ट जाना होता था, ठीक है ना। यह कार्य करके हाई कोर्ट में जो डे टू डे काम बढ़ रहा था उस काम को थोड़ा सा कम करके और उसको कहां डाल दिया गया, ठीक है ना। अब हाई कोर्ट में रिवीजन के या तो बड़े मैटर जाएंगे या रिलेटेड विद द जो होंगे वो जाएंगे, अदरवाइज जाएंगे। वो सारे मैटर कहां पर डिसाइड हो जाएंगे? तो मजिस्ट्रेट कोर्ट के ऑर्डर्स का अगर रिवीजन करना है तो रिवीजन कहां हो जाएगा? कोर्ट ऑफ सेशन में, ठीक है ना। इससे कितने लाभ होंगे? हाई कोर्ट का बोझ कम हो जाएगा। दूसरा, जो मुवक्किल है, जो व्यक्ति है, उसको अपने घर से दूर न्याय मिलता था वो पास में मिलने लगेगा, ठीक है ना। तो उसे दूर भागना नहीं पड़ेगा और ये कार्य कैसे हो जाएगा? स्पीडी हो जाएगा, राइट ना। इसके बाद गरीबों को न्यायिक सहायता की व्यवस्था कर दी गई। आपने एक आर्टिकल, एक सेक्शन पढ़ा है ना अभी? कोई एक सेक्शन पढ़ा? हाँ जी, 303 से शुरू होता है ना, यहीं से हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है ना। डिफेंस काउंसिल, फिर उसके बाद 303, 304 ऐसे करके आगे बढ़ते रहते हैं। तो 7 क्या? गरीबों को न्यायिक सहायता, ठीक है। गरीबों को न्यायिक सहायता यानी कि लीगल एड, ठीक है ना। गरीबों को न्यायिक सहायता भी इस अधिनियम ने प्रोवाइड कर दी, ठीक है ना। और इस अधिनियम में विशेष बात, आर्टिकल 21 का वर्ष को, आर्टिकल 21 का ध्यान दिया गया। आर्टिकल 21 में क्या था? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड विद देयर लाइफ और पर्सनल लिबर्टी विदाउट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। और लाइफ एंड लिबर्टी, लाइफ शब्द में क्या है मतलब? द लाइफ विद डिग्निटी, लाइफ विद डिग्निटी। और अगर आप पर कोई झूठा आरोप लग जाए और पुलिस अगर आपको अरेस्ट करके मोहल्ले से ले जाए, तो मोहल्ले में बड़ी मुश्किल में तो इज्जत बनी थी, अब वो एक बार पुलिस अरेस्ट करके ले गई, इज्जत तो सब चली गई। बाद में कहा कि दोष मुक्त हो गए, आपने कोई अपराध नहीं किया, इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपके पास, आपके अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं मिला, तो कपड़े तो सारे उतार लिए, अब हम जिए तो जिए कैसे? अंततः क्या हुआ? हम घर आए, शर्म की वजह से हम घर से बाहर नहीं निकले कि मेरे जिंदगी भर मेरे ऊपर कभी कोई दाग नहीं लगा। पुलिस ने आकर मुझे हथकड़ी पहनाकर सबके सामने बेइज्जत करके, जो लोग हमारे सामने सर झुकाते थे, आज वो मुझे अपराधी की नजर से देखते हैं। तो इस शर्म से व्यक्ति ने क्या कर लिया? आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर ली। तो अब उसकी लाइफ को आपने कैसे खत्म कर दिया? उसकी, किसी की व्यक्ति के जीवन से अगर उसकी गरिमा छीन लें, डिग्निटी छीन लें,
तो शायद है उस व्यक्ति के पास जो डिग्निटी में जीता है, जो गरिमा में जीता है, जिसके पास और कुछ नहीं है, ठीक है ना, उसकी पूंजी गरिमा ही है, और वो गरिमा आपने अगर छीन ली तो उसके पास अब बचेगा क्या, कैसे जिएगा, ठीक है ना। तो लाइफ विद डिग्निटी, तो इसके लिए क्या किया गया, अग्रिम जमानत की व्यवस्था की गई, ठीक है ना। एंटीसिपेटरी बेल की व्यवस्था की गई। एंटीसिपेटरी बेल की व्यवस्था की गई, ठीक है ना, अग्रिम जमानत की व्यवस्था कर दी गई, ठीक। आर्टिकल सेक्शन पढ़ा है ना आप लोगों, 438, गुड, 38 की व्यवस्था कर दी गई। इसके बाद दंड पर सुनवाई का अधिकार किसको मिल गया, एक्यूज्ड, ठीक है ना, दंड पर सुनवाई का अधिकार, राइट टू हियर ऑन पनिशमेंट। बिना सुने किसी व्यक्ति को ऐसे ही मत लटका दो, ठीक है। अगर आप किसी व्यक्ति को दंडादेश दे रहे हैं तो उसको सुन लीजिए कि आखिर उसका दोष क्या था, वो क्या कहना चाहता है, आप उसे कितना पनिशमेंट दे रहे हैं, रिग्रेस पनिशमेंट दे रहे हैं, सिंपल पनिशमेंट दे रहे हैं, ठीक है ना। सिंपल दे रहे हैं तो क्यों, हो सकता है उसकी ऐसी कुछ परिस्थितियां हो जिसमें उसको सिंपल पनिशमेंट दिया जाना चाहिए, कम पनिशमेंट दिया जाना चाहिए, अधिक पनिशमेंट आप ना दें, ठीक है ना। तो दंड पर सुनवाई का अधिकार मिल गया, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज जो कर दी गई वो किया गया, ज्यूरी ट्रायल, एंड ऑफ ज्यूरी ट्रायल, ज्यूरी ट्रायल समाप्त कर दिया, ठीक है ना। अब ये ज्यूरी ट्रायल क्या है, पहले क्या होता था, क्योंकि हमारे यहाँ जो न्यायाधीश होते थे वो फॉरेनर्स होते थे, ठीक है ना, और वो जो लॉ वो पढ़कर आते थे वो कहाँ से पढ़कर आते थे, इंग्लैंड से, या इंडियंस भी होते थे वो भी इंग्लैंड ही पढ़ने जाते थे, ठीक है, लॉ बैरिस्टर वगैरह वगैरह सब वहां से लेकर आते थे, डिग्री लेकर आते थे, तो वहां का लॉ पढ़ा था। और मैक्सिमम प्रश्न ये है कि मैक्सिमम जो जजेस थे वो फॉरेनर्स थे, ठीक है ना। ये जो फॉरेनर्स जजेस थे उनको भारतीय परिस्थितियों, भारतीय संस्कृति, भारतीय कला, भारत के तथ्यों की जानकारी नहीं हुआ करती थी, ठीक है ना। जब इनको इन सब चीजों की जानकारी नहीं हुआ करती थी, तो जब अगर आप भारतीय परिप्रेक्ष्य को, उस सोसाइटी को समझते ही नहीं है जिस सोसाइटी के लिए आप जजमेंट करने बैठे हैं, ठीक है ना, उस सोसाइटी को अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो उसमें आप जजमेंट कर कैसे पाओगे, इफेक्टिव जजमेंट कैसे कर पाओगे, न्याय कैसे दे पाओगे। तो इसके लिए इन्होंने एक रास्ता बना लिया था, वो ये बना लिया था कि एक ज्यूरी का गठन कर दिया जाता था केस में। वो ज्यूरी में क्या होते थे, वो कुछ एडवोकेट्स होते थे, कुछ न्यायालय के जो न्यायिक विद्वान होते थे वो होते थे, उनकी एक टीम बना दी जाती थी और वो टीम कंप्लीट ट्रायल करती थी। ट्रायल प्रोसेस सब ज्यूरी के सामने हुआ करता था और ज्यूरी अपनी रिपोर्ट दिया करती थी मजिस्ट्रेट को, जजेस को। ज्यूरी अपनी रिपोर्ट देती थी, उस रिपोर्ट पर जो जज होता था वो उस पर विचार करता था। तो जो रिपोर्ट 99% वो जो जज करता क्या था, ज्यूरी की जो रिपोर्ट आती थी उसको सही मानता था और जो उसने रिपोर्ट दे दी उसी पर मोहर लगा दिया करता था, ठीक है ना। तो न्यायाधीश काम नहीं करता था, बल्कि काम कौन करती थी, ज्यूरी करती थी, ठीक है ना। रेयरेस्ट एंड रेयर केस में ज्यूरी के निर्णय को बदला जा सकता था, नहीं तो ज्यूरी ने जो निर्णय कर दिया वही फाइनल जजमेंट होता था, उसी पर मोहर लगती थी, ठीक है ना। तो इसकी वजह से कुछ अनियमितताएं हो रही थी, अनियमितताएं सामने आ रही थी। तो कुल मिलाकर यानी कि और अभियुक्त के बीच में न्याय करने वाली एक और संस्था काम कर रही थी, जो जस्ट लाइक एक ब्रोकर की तरीके से काम करती थी, उसको एडवाइस करती थी, उसको खत्म कर दिया गया। न्याय सीधे कौन करेगा, न्यायाधीश, ठीक है ना। तो ज्यूरी ट्रायल को समाप्त कर दिया गया, ठीक। ये हमने आपको 10 पॉइंट दिए, एक दो पॉइंट और आप लोगों को, अगर जब आप पूरी सीआरपीसी पढ़ें, अगर एक दो पॉइंट और आपको समझ में आए तो आप लिख सकते हैं, लेकिन अदरवाइज ये जो मोटे मोटे कुछ पॉइंट में रहने चाहिए, ठीक है ना। तो ये चेंज हुए, ये क्वेश्चन कभी कभी मेंस में पूछ लिया कि 1970 क्या चेंजेस हुए, ठीक है ना। हो सकता है कि फिर किसी में कोई संशोधन हो जाए, अभी लगातार संशोधन हो रहे हैं, अभी विचार भी चल रहा है संशोधन पर, फिर से संशोधन हो जाए। तो अगर संशोधन हो गया तो आपसे ये प्रश्न फिर महत्वपूर्ण हो जाएगा कि
जो ये संशोधन नया संशोधन किया गया है उससे सीआरपीसी में कौन कौन से परिवर्तन कर दिए गए हैं। तो जब भी कोई संशोधन, बड़ा संशोधन होता है तो इस प्रश्न को आप जरूर तैयार कर लें कि क्या परिवर्तन किए गए हैं। और अगर वो प्रश्न आप तैयार कर लेंगे और अगर एक से अधिक स्टेट्स की आप यात्रा किया करते हैं तो आप मान लीजिए कि वो प्रश्न आपको कहीं ना कहीं करने को अवश्य मिलेगा।